14 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल के साथ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे बोलते हैं, हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह तो अभी पता चला। जो 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके उपलक्ष्य में जो वो कमांडर इन चीफ के कमान संभाले थे, जिन्होंने ब्रिटिश कमांडर से कार्यभार संभाला था। यानी उस समय ब्रिटिश के कार्यभार से जस्ट भारत के कार्यभार संभाला था। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख जो जनवरी चल रहा है अभी प्रेजेंट तक के हैं, 2026 के कौन प्रेजेंट में है, इससे प्रश्न बनता है। देखिए, पहले जान लेते हैं सीडीएस यानी चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस। सीडीएस के चीफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैं अनिल चौहान। ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त अभी प्रेजेंट में है, और इनका नियुक्ति हुआ था 28 दिसंबर 2022 को, और इनका कार्यकाल रहेगा 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये सेवा इनका सबसे पहले 1981 में गोरखा राइफल से भारतीय सेना में ये शामिल हुए थे, याद रखिएगा। फिर अगले महत्वपूर्ण सशस्त्र बलों में से एक थल सेना यानी कॉस, जिसको फुल फॉर्म प्रश्न बनता है। कॉस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी इंडिया के ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जो प्रेजेंट में अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो है जनरल द्विवेदी जी, और यह बहुत ही चर्चा में रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के कारण। तो इनसे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। इन्होंने 30 जून 2024 को यह पदभार संभाला था, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। कौन सा पद? याद रखिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और सीडीएस का भी याद रखिएगा। अगला है नौसेना प्रमुख, जिसको सीएनएस शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछता है। सीएनएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडिया का। तो यह अभी चीफ जो है नेवल स्टाफ के एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं। ये उनका फ़ोटो है, याद रखिएगा, विजुअल से भी याद रहता है। अगला वायुसेना। देखिए, वायुसेना के प्रमुख जिसको कास बोलते हैं, कास का फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखिएगा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडिया का। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कास का फुल फॉर्म होता है। और प्रेजेंट में जो अभी कास के चीफ हैं वह हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह। इनसे प्रश्न बनेगा, विजुअल देखिए, फ़ोटो से ये याद रहेंगे। इनको 30 दिसंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, ये अपना भारत देश ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता करेगा। और देखिए, ब्रिक्स से भारत के जयशंकर जी ने ब्रिक्स का लोगो भी जारी किया है, कुछ इस प्रकार का है, कमल की तरह। देखिए, ब्रिक्स इंडिया 2026 अध्यक्षता करेगा। देखिए, सबसे पहले इसका फाउंडेशन जान लेते हैं। 16 जून 2009 को इसका ब्रिक्स को बनाया गया था, और सबसे पहले यह ब्रिक था। इसमें जो ये साउथ अफ्रीका जुड़ा, इस चलते ब्रिक्स हो गया, लास्ट में एस जुड़ गया। तो जो मेजर कंट्री हैं इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और भी देश हैं। देखिए, आगे बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं, ब्राज़ील 2025 के बारे में थोड़ा जस्ट 1 पॉइंट जान लीजिए। ब्राज़ील 2025 से पूछ सकता है, 2026 तो आने वाला है। तो 2025 का करंट, यह भी करंट अफेयर में ही है, स्टैटिक में नहीं जाएगा।
तो 2025 ब्राज़ीलियाई यानी ब्राज़ील की अध्यक्षता का यह प्रतीक है और ब्राज़ील में यह हुआ था। इससे प्रश्न इस बार बहुत बहुत बार पूछा है कि ब्रिक्स का अध्यक्षता 2025 किसने किया था, तो ब्राज़ील इसका सही उत्तर था। देखिए यहाँ जो यह मैप दिखा रहा है वर्ल्ड मैप, इसमें सदस्य ये जो मेजर जो कलर वाले हैं वे आपके सदस्य हैं और ये साथी हैं जो ये इस कलर के हैं। और युक्त होने के लिए आमंत्रित जो रेड कलर का दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, और युक्त होने के लिए आवेदित यानी आवेदित किया गया तो ये हैं पाकिस्तान जैसे है, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका भी है और भी देश हैं, तीनों ने युक्त होने के लिए आवेदित किया था। तो ब्रिक्स की स्थापना जो अभी बताया था 16 जून 2009 और 16 वर्ष यानी 16 वर्ष पहले। देखिए इसकी स्थापना रसिया के येकारिनबर्ग में हुआ था इसकी स्थापना। और यह किस प्रकार की संगठन है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल। और इसका उद्देश्य देखिए पूछता है ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, तो इसे राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार बोल सकते हैं, समझौता, व्यापार, राजनीतिक और आर्थिक समझ इन देशों के बीच यह उद्देश्य है। और देखिए क्षेत्र, तो यह क्षेत्र तो पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और इसका पूर्व नाम जो अभी पहले बताया था कि सबसे पहले यह ब्रिक था, फिर इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो एस जुड़ गया, ब्रिक्स बन गया। जिसे सदस्यता देखिए कौन कौन देश है, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, फिर मिस्र है, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। तो प्रश्न बना था कि ब्रिक्स में कौन फिलहाल में जुड़ा है, तो इंडोनेशिया इसका सही उत्तर था और प्रश्न बना था। और प्रश्न एक ऐसा बनेगा कि मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन दे देगा और एक अलग देश दे देगा जैसे यूएसए, और पूछ देगा कि कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है, तो यूएस सही उत्तर होगा, बाकी 3 देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में शुरू किया गया, तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य में हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार शुरू किया गया। देखिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में हाटी जनजाति द्वारा मकर संक्रांति के 8 दिन बाद मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी, गद्दी, गुर्जर और लाहौरी जैसी विविध जनजातियाँ पाई जाती हैं और भी हैं, ये मतलब प्रमुख हैं, जो अपनी अनूठी संस्कृति और भाषा परंपराओं के लिए जानी जाती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली नाम याद रखिए, एलिसा हेली ने संन्यास की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया की हैं एलिसा हेली, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और ये हैं एलिसा हेली, याद रखिएगा। यह मिचेल स्टार्क की आसपास जो इनका है, मिचेल स्टार्क जो 2026 में इनका मैरिज हुआ था, और यह 35 वर्षीय हैं। इनका जो रीज़न है संन्यास लेने का वह है हेल्थ ने मानसिक थकान, और हेली ने जो मानसिक थकान है और लगातार चोटों के कारण फैसला लिया है इन्होंने, और वे भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद अपना आखिरी मैच खेलेंगी। अगला है, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक प्राप्त किया है। और यह याद रखिएगा, यह दूसरा बीच गेम का खेलो इंडिया बीच गेम 2026 यह दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन। और पहला एडिशन जो जीता था वह मणिपुर था, यानी रैंक 1। इस बार टॉप पर कर्नाटक है। देखिए पहला स्थान प्राप्त करने वाला कर्नाटक राज्य जो कुल 11 पदक जीता, 3 स्वर्ण और 2 रजत, 6 कांस्य पदक। और फिर दूसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु राज्य जो 8 पदक है कुल, और 3 स्वर्ण, 2 रजत, 3
और 3 कांस्य हैं। और फिर तीसरा देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ही पूछता है अधिकतर। तो तीसरा स्थान पर आपका मणिपुर राज्य है, जो कुल 7 पदक जीता है, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। तो तीनों ने 3-3 स्वर्ण जीते हैं। पहला कर्नाटक याद रखिएगा, दूसरा तमिलनाडु और तीसरे पर है मणिपुर राज्य। और बीच गेम्स की बात किया जाए तो यह शहरों की संख्या जो एक थी दीव, उसमें हुआ। और इसका उद्घाटन समारोह 5 जनवरी 2026 को दीव में हुआ और समापन समारोह 10 जनवरी 2026 दीव में ही हुआ। और खेल विविधता की संख्या इसमें जाने तो टोटल 8 थी, 6 प्रतिस्पर्धी और 2 प्रदर्शनात्मक थी। जैसे देखिए, बीच सॉकर थी, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपट टकरा थी और बीच कबड्डी थी, बीच पेंचक सिलाट थी और ओपन वाटर स्विमिंग थी। जैसी ये जो दिए गए हैं इतनी जैसी प्रतिस्पर्धी खेल विधाएं तथा बीच मलखंब और बीच टग ऑफ वार, ये आपका प्रदर्शनात्मक, जो ये 2 प्रदर्शनात्मक थे, ये देखिए कौन कौन, बीच टग ऑफ वार और बीच मलखंब, ये दोनों थे प्रदर्शनात्मक खेल। और 6 स्पर्धी, ये 6 याद रखिएगा। फिर आगे पूछता है कि शुभंकर किसी भी खेल से प्रश्न इससे बनता है और एडिशन पूछता है। यह दोनों चीज़ रहता है, चाहे फिर लोगो। तो देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स का यह लोगो 2026 का दीव में हुआ। और इसका जो लोगो था, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। खेल के सितारे दीव के किनारे, याद रखिएगा, यही था। और इससे प्रश्न बहुत चांस है कि बनेगा इस MTS आने वाला एग्ज़ाम, जो भी अभी आने वाला करंट एग्ज़ाम है। देखिए, इसका शुभंकर यानी मॉस्कर जो था वो पल्स था, जिसको द डॉल्फिन कहते हैं। यह दर्शाता है प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभंकर दीव की तटीय भावना और समुद्री विरासत का प्रतीक है, जो बुद्धिमत्ता और ऊर्जा और खेल भावना का प्रतीक है। याद रखिएगा, यह है, पहचान सकते हैं, डॉल्फिन। और यह खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा संस्करण था, जो पीछे अभी बताया। फिर अगला प्रश्न है, कौन स्वदेशी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जियो आपका AI प्लेटफॉर्म स्वदेशी लॉन्च करेगा, यानी स्वदेशी जो खुद अपने देश का AI प्लेटफॉर्म। तो और भी इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है ग्लोबली AI इंडेक्स में। और ये 2025 के हिसाब से 2025-26 जो दिया रहेगा, 25-26, अभी 26 का नहीं निकला है, तो 25-26 मान लीजिए आपका 3rd रैंक पर है भारत। इससे प्रश्न बनता है, इंडेक्स से तो प्रश्न बनता ही, अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो 3rd रैंक पर है, अब पहले पर है आपका USA हो जाएगा, फिर है चाइना। और वाइब्रेसी इंडेक्स स्कोरिंग का बात कर ले तो भारत का है 21.59। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, इससे प्रश्न बनेगा। रोनाल्डो का फ्लेक्सिबिलिटी AI से जुड़ाव एक हासिल रणनीतिक साझेदारी है, जिससे वह AI आंसर इंजन के लिए एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारतीय AI से पार्टनरशिप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो उत्तर होगा फ्लेक्सिबिलिटी AI। और यह बहुत चर्चा में है कि यह 5 सालों में ही बहुत बड़ा उछाल मारा है AI। अगला प्रश्न है, महारानी कामसुंदरी देवी का 93 वर्ष में निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थीं? तो ऑप्शन सी दरभंगा बिहार, याद रखिएगा, बिहार राज्य। और ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें दान की थी। जैसे भारत चीन युद्ध के दौरान इन्होंने राष्ट्रहित के ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार को 600 किलोग्राम सोना दान में दिया था। यह महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए इनका मरणोपरांत के लिए प्रश्न बनेगा। याद रखिए, कामसुंदरी देवी, और यह बिहार के दरभंगा जिले की हैं।
अगला प्रश्न बनता है 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह संस्कृति समारोह आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में जो आपका पारादीप बंदरगाह है वहाँ पे 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह संस्कृति समारोह आयोजन किया गया। और इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख जो बंदरगाह जिनसे प्रश्न बनेगा और आपको याद होना चाहिए तो वो इस प्रकार हैं, 13 मैंने उठाए हैं और भी हैं। तो भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, पहला कोलकाता बंदरगाह जो आप पश्चिम बंगाल या आप टिकर सकेंगे याद होगा, और यह पारादीप बंदरगाह उड़ीसा जो एक प्रश्न का उत्तर भी है। फिर अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। यह तीनों आप इजली ये आंसर कर सकते हैं। फिर है कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु। याद रखिए कामराजार, यह याद करना मुश्किल हो सकता है लेकिन याद रखिए कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह यह भी तमिलनाडु, यह महत्वपूर्ण है, ये तो ऐसे ही इजी करेक्ट करेंगे। फिर है तूतीकोरिन बंदरगाह, तो यह तमिलनाडु में है, इससे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा तूतीकोरिन बंदरगाह इस बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला है कोचिन बंदरगाह, तो ये तो केरला में आपको पता ही होगा। और न्यू मंगलोर पोर्ट ये तो कर्नाटक में ही है। फिर अगले प्रश्न है लड़की महिला सुरक्षा हेतु अक्का पाडे योजना किस को मंजूरी किसने दिया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, कर्नाटक राज्य ने यह मंजूरी दी है। अब देखिए कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे इस बार के एनटीपीसी एग्ज़ाम में योजनाएं से पूछा था कि योजनाएं में होता क्या है। मैंने मान लीजिए उसने पूछा PMSY में क्या कैसे होता है, तो इसमें देखिए जैसे 80 से 40 वर्ष के आयु वाले के 15,000 मासिक आय दिया जाता है। तो जानते हैं ऐसे आपके कुछ महत्वपूर्ण योजना। पहला प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसको PMSYM कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो याद रखिए। असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए पेंशन दे योजना है यह, जो 15,000 मासिक आय तक देता है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसको PMJDY कहते हैं। यह बैंकिंग, बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए यह वित्तीय समावेश योजना है। फिर अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न बना था। तो इसे छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना चलाया गया है। यानी कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, छोटे से शुरुआत करना चाहता है तो उसे सरकार लोन देती है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत और शिक्षा के लिए सरकारी बचत योजना यह चलाया गया है। सुकन्या याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर है महिला शक्ति केंद्र, महिला हाट, महिला उद्यमियों और शक्तिकरण के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगला है PM किसान। यह तो बहुत ही चर्चा में है। PM किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना में से एक है, याद रखिएगा। और साल भर में कितना पैसा देता है यह भी पूछता है, तो 6,000 देता है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यह क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था, आप नवी मुंबई देख लिए यानी महाराष्ट्र ही होगा। देखिए दिनकर बालू पाटिल जो 13 जनवरी 1926 से 24 जून 2013 तक के उनका जीवन काल रहा, जिन्हों DB पाटिल के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वकील थे, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे भारतीय किसान एवं श्रमिक पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे। तो इन्हीं के नाम पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। देखिए जो प्रमुख 2025 में परिवर्तन हुए हैं इनसे प्रश्न बनेगा, तो याद रख लीजिए। पहला है शाहजहाँपुरम उत्तर प्रदेश, आपका नाम बदल कर दिया है परशुरामपुरी, जो अगस्त 2025 में बदला गया है शाहजहाँपुरम। अगला है जोमेटो लिमिटेड। तो जोमेटो लिमिटेड का नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड अप्रैल 2025 में कर दिया गया।
फिर अगला है सेवन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो इसे कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड 2025 में मई में कर दिया बदल के कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड। फिर अगला है पीसीबीएल लिमिटेड, इसे बदलकर पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड कर दिया गया जनवरी 2025 में। फिर है स्काई गोल्ड लिमिटेड, इसे स्काई गोल्ड एंड डायमंड यानी डायमंड्स जोड़ दिया है लिमिटेड कर दिया है अप्रैल 2025 में। फिर है इंडोनेशिया की नई राजधानी, तो उसे बदलकर नुसंतारा कर दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और जो अन्य बदलाव हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है, इससे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है उस्मानाबाद, इसे धाराशिव नाम रख दिया गया है। तो आज का प्रश्न इतना ही कंप्लीट होता है, और ऐसे ही डेली मैं करंट अफेयर लाता रहूँगा डेली 10 बजे उससे बाद। तो ऐसे ही जुड़े रहना और अच्छा कंटेंट मैं लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।